दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सेकंड ईयर का सिलेबस कब कराना शुरू करोगे राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, एंटरप्राइज, ये सेकंड ईयर के सिलेबस में ही है। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़े, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको। इस टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे, बहुत लोगों ने इसको पढ़ाया है। मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इस ढंग से पढ़ाऊंगा और इस ढंग से समझाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे एक भी बंदे ने वैसा नहीं पढ़ाया है। तो एक बात ध्यान रखना, मेरी वीडियो 5-10 मिनट की नहीं होती है ना। 25-30-35 मिनट तक की ये लंबी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। परंतु इस चक्कर में वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरी देखना, क्योंकि टॉपिक इतना ढंग से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एक पोयम है नसीम इज़ेकील की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। वैसे तो ये पोयम काफ़ी पॉपुलर है और ये नॉट ओनली द राजस्थान यूनिवर्सिटी बट बाकी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये पोयम मिल जाएगी एक्चुअली उनके सिलेबस में। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर और पोयम के बारे में जान लेते हैं। तो ऑथर नसीम नसीम इज़ेकील, इनका जन्म 1924 एंड डेथ 2004 में हुई। ठीक है, ये कौन थे? इंडियन ज्विश राइटर थे। यानी ज्यू कम्युनिटी होती है ना, यहूदी, तो वो उनसे बिलोंग करते थे, ज्विश कम्युनिटी के थे, इंडियन थे। और साथ में राइटर के अलावा एक्टर भी थे, क्रिटिक भी थे। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, मल्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। लेटर डे सैल्म्स नाम का इनका जो कलेक्शन है उसके लिए मिला और 1983 में मिला। ठीक है, ये एक पॉइंट याद करने वाली चीज़ है कि 1983 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। इंपॉर्टेंट पोएम्स इनकी कौन कौन सी है? एक तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि अपने सिलेबस में भी है। बैकग्राउंड कैजुअली, काफ़ी पॉपुलर पोएम है इनकी। एंटरप्राइज, जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो कि आपको मतलब कई सारी एक्चुअल में यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये मिल जाएंगी। रेगुलरली इनको पढ़ाया जाता है, कंट्री में भी और बाहर भी। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स इनको क्या मानते हैं? फादर मानते हैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का। कुछ क्रिटिक्स इनको जो भारत की जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री है, यानी कि ऐसी पोइट्री जो इंग्लिश में लिखी गई है परंतु इंडियंस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसका फादर मानते हैं कुछ क्रिटिक्स इनको, नसीम इज़ेकील को। ठीक है, इनकी जो पोएम है एंटरप्राइज, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअल में पब्लिश हुई थी 1960 में। उनका कलेक्शन था द अनफिनिश्ड मैन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पोएम पर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑथर का और पोएम का। अब हम टेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम टाइटल पे देखें कि टाइटल क्या है। पोएम का टाइटल क्या है? एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब होता है कि आप कोई नया प्लान, कोई नया प्रोजेक्ट, मतलब कुछ नया करने वाले हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, वो एंटरप्राइज होता है। जनरली ये जो टर्म है ये बिजनेस के कंटेक्स्ट में देखी जाती है, परंतु एंटरप्राइज का जो लिटरल मीनिंग यही निकलता है कि किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करने का जो आपने प्लान बनाया है, कुछ नई शुरुआत करने का जो आप प्लान कर रहे हो, उसको भी एंटरप्राइज कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पोएम में ऐसा क्या हो रहा है? तो देखो, पोएट है ना, वो एक यात्रा का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। पोएट वो एक यात्रा को बता रहा है कि भाई हम एक जर्नी पे गए और क्या 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 कैसे हुआ, मतलब वो पूरा बताएगा। परंतु मीनिंग एक्चुअल में सिर्फ जैसा लिखा जा रहा है वैसा नहीं है, मीनिंग डिफरेंट है। वो मैं बताऊंगा, साथ साथ बता जाऊंगा, कुछ एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज, exalting minds and making all the burdens light. It started, it किसके लिए यहाँ पे? जर्नी, जिस जर्नी पे पोएट जाने वाला है, कि ये जो यात्रा है, ये जर्नी है, ये शुरुआत इसकी कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई जैसे कि कोई पिलग्रिमेज, यानी कि किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो इस जर्नी को कंपेयर किया है पिलग्रिमेज से। ये सिमिली हो गई, स्टार्टिंग में बढ़ते बढ़ते क्या हो गई? सिमिली यूज हो गई पोएट के द्वारा। सिमिली का मतलब होता है कि सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप बेसिकली दो नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, किसी को भी मतलब कंपेयर कर सकते हो। और जो कंपैरिजन होगा ना, वो कंपैरिजन लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऐसा हो रहा है कि जर्नी, यात्रा, उस यात्रा को, उनकी जर्नी और एक तीर्थ यात्रा की जर्नी, उन दोनों में तुलना की गई है कि जो हमारी जर्नी थी ना, उसकी शुरुआत ऐसे हुई जैसे कि हम लोग किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। मतलब तीर्थ यात्रा पर कैसे जाते हैं, है ना? बड़े ही, आप बोल सकते हैं,
exalting minds। exalting का मतलब होता है कि जब आप अपने स्तर को ऊंचा कर ले, यानी कि अपने माइंड को बहुत ही उच्च स्तर पे ले जाए। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आपका ध्यान होता है भगवान के प्रति, यानी आप संसार की जो निचली वस्तुएं हैं ना उनकी तरफ ध्यान हटाकर सर्वोपरि गॉड द सुप्रीम उसकी तरफ फोकस करते हुए माइंड को उस तरह से बोल सकते हो आप उच्च स्तर पे हायर लेवल पे ले जाते हुए देखा जाए तो यात्रा पे जाते हो। उसी तरीके से यानी कौन सी यात्रा में, तीर्थ यात्रा पे जाते हो, उसी तरीके से जो पोएट की यात्रा है ना वो बोल रहा है कि हमारी यात्रा भी तीर्थ यात्रा की समान ही थी। बेसिकली हमारे माइंड बहुत एक्सॉल्टेड थे, हम बिल्कुल छोटी मोटी चीजों से सब ऊपर उठ चुके थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे, प्लस हमारी थिंकिंग बहुत हाई थी। उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे बहुत ही एक्साइटेड वे में, हाई थिंकिंग लेके, ठीक है। एंड मेकिंग ऑल दी बर्डन्स लाइट, और इस तरह की मतलब सोच लेके जब हम इतने उत्साह से, इतने बोल सकते हो आप लोग कि बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड होके इतने उत्साह से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, हमारे जो सारे बर्डन्स है ना वो हल्के हो रहे थे, यानी कि सारे जो बोझ हैं वो हमको लाइट महसूस हो रही थी, बहुत हल्की महसूस हो रही थी, ठीक। द सेकंड स्टेज, ये शुरुआत है एक्चुअल में, शुरुआत में यात्रा ऐसी फील हो रही है इनको, ठीक है, कि भाई हम तो बहुत ही बोल सकते हैं कि आनंद के साथ में, बहुत ही एक्साइटेड होके, बिल्कुल एक्सॉल्टिंग माइंड्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें रास्ते में सारी प्रॉब्लम, सारे बर्डन, सब बोझ बिल्कुल हल्के महसूस हो रहे हैं और हमारी यात्रा तीर्थ यात्रा के समान आगे बढ़ रही है। द सेकंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। अब आगे देखो, राइटर बोल रहे हैं कि द सेकंड स्टेज, जो अगला स्तर है, अगली स्टेज है, उसमें क्या हुआ, सेकंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, उसमें चीजें आगे बढ़ी, नई नई चीजें सामने आई, समस्याएं भी आई। यहाँ पे सेकंड स्टेज एक्सप्लोर्ड का मतलब ये है कि जब हम हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पे गए, नेक्स्ट स्टेज पे गए, तो हमको नई नई चीजें नजर आई, नई नई प्रॉब्लम सामने आई, नए नए इवेंट्स हुए हमारे सामने। बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, परंतु किसी भी चीज ने बेसिकली हमारा टेस्ट उस तरीके से नहीं लिया, मतलब हम इतने परेशान हुए नहीं, हम इतने विचलित नहीं हुए, हम डिस्करेज्ड नहीं हुए, हम उन प्रॉब्लम से परेशान नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि सेकंड अगले स्टेज में भी हमने सब प्रॉब्लम्स आराम से झेल ली और हमको कोई खास परेशानी हुई नहीं। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज, सन उतनी स्पीड से चमक रहा था जितनी स्पीड से हमारा उत्साह भबक रहा था। ड्राइविंग हो गई। तो देखो, सन बीट डाउन टू मैच आर रेज, मैच आर रेज, रेज का मतलब गुस्सा होता है वैसे, है ना, पर यहाँ मैच आर रेज, रेज का मतलब यहाँ पर है इनकी जोश, इनकी मतलब जो इनके अंदर जोश है इस यात्रा पे आगे बढ़ने का। तो हमारे जोश के साथ में सूरज भी उतनी ही स्पीड से चमक रहा था, मतलब उसने हमको झुकाने की पूरी कोशिश की परंतु हम झुके नहीं। या सन बीट डाउन, या सन का मतलब बेसिकली सूरज ही नहीं केवल, इट्स ए मेटाफर, मेटाफर फॉर किसके लिए मेटाफर है ये, लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, ये प्रॉब्लम्स के लिए एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, जब आप दो चीजों की तुलना करें परंतु तुलना एक्चुअल में छुप जाए, लाइक या एज जैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं तो सिमिली हो जाता है, ठीक है, उसमें साफ साफ तुलना नजर आती है, कंपैरिजन, परंतु इसमें भी तुलना हो रही होती है परंतु तुलना छुप जाती है। यहाँ पे मुसीबत की तुलना किससे की गई है, प्रॉब्लम्स की तुलना सन से की गई है। जिस तरह से सन बहुत जोर से चमकता है, गर्मी लगती है तो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसी तरह से मतलब जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हमको इस तरह से इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं। तो यहाँ सूरज की रोशनी और लाइफ की प्रॉब्लम्स, उनके बीच में तुलना की गई है, इट्स ए मेटाफर, परंतु तुलना छुप गई है और प्रॉब्लम्स को सीधा क्या नाम दे दिया गया है, सन का नाम दे दिया गया है प्रॉब्लम्स को। तुलना करिए, पर दोनों चीजों को ऐसे नहीं देखा साइमल्टेनियसली, ये उसके जैसे, ऐसे नहीं बोला, सीधा ये बोल दिया ये प्रॉब्लम तो सन है, मतलब प्रॉब्लम का नाम क्या रख दिया है, सन। तो ये मेटाफर है कि द सन बीट डाउन, यानी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर टूट के पड़ी, टू मैच आवर रेस, परंतु हमारा उत्साह भी बिल्कुल टक्कर का था, हम सब कुछ झेल गए, ठीक है। वी स्टूड इट वेरी वेल, हमने इन प्रॉब्लम्स को यहाँ तक बड़े आराम से झेल लिया। वी स्टूड इट, हम उनके सामने डटे रहे, खड़े रहे, वेरी वेल, बिल्कुल बहुत सही ढंग से, बिना किसी परेशानी के साथ में, ठीक है। आई थॉट, ऐसा मुझे महसूस हुआ, ठीक है, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि हमने सेकंड स्टेज को झेल लिया ढंग से। ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स, फिर हमने चीजों को ऑब्जर्व किया आगे कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनको ऑब्जर्व किया एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स, और उनके बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा डिटेल में नोट्स लिखे, उनको नोट डाउन किया। ऑन थिंग्स द पीजेंट सोल्ड एंड बॉट, कौन सी चीजों के ऊपर,
कि जो किसान लोग हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इनका हमने नोट डाउन किया इनको, ठीक है। द वे ऑफ सरपेंट्स एंड गोट्स, सांप कैसे चल रहे हैं, बकरियां कैसे चल रही हैं, इनको नोट डाउन किया हमने, ठीक है। 3 cities वेयर सेज एट टॉट, और 3 शहर ऐसे गुजरे जहां पे कोई एक महात्मा था, वो पढ़ा रहा था, कुछ सिखा रहा था, हमने उसको भी नोट डाउन किया। अब जरा देखो अगली स्टेज में क्या हो गया है इनके साथ। अब तक ये बोले कि हम सब कुछ सही तरह झेल गए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा राइटर बोल रहा था, हमको लगा हमने सब कुछ सही तरह से फेस कर लिया है और अभी कोई समस्या नहीं है, हम बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सी चीजों पे नोट्स बनाए। यहाँ नोट्स बनाने का मतलब क्या है, यानी आपने बेसिकली बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व किया और उन पे मेहनत करना स्टार्ट कर दिया आपने। कैसी चीजों पे? पीजेंट्स क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सांप और बकरियां कैसे चल रही, सांप और बकरियां क्या है यहाँ पे। देखो सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ठीक है। प्लस सांप जाना जाता है किसके लिए, अपनी चालाकी के लिए, या फिर बोल सकते हैं इविलनेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे सरपेंट का मतलब है दुनिया के ऐसे लोग जो बुराई से भरे हुए हैं या टेढ़े लोग हैं, और यहाँ गोट्स का मतलब है सीधे लोग, सिंपल लोग। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने पीजेंट्स क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, वो ऑब्जर्व किया। दुनिया की अच्छा बुरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि लोग कैसे कैसे हैं, है ना। और 3 शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे एक संत है जो पढ़ा रहा था, सिखा रहा था कुछ, वो भी हमने नोट डाउन किया। अब जरा एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि ये तो किसी एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसमें पहली बात तो राइटर ने ये कभी नहीं बताया कि इनका इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। उन्होंने सिर्फ में ये बोल दिया कि हम एक तीर्थ यात्रा के समान यात्रा पे निकले हैं, परंतु तीर्थ यात्रा नहीं है ये, पहली बात तो। वो जो यात्रा है ना, उस यात्रा का उद्देश्य तो कुछ और है, ठीक है। उनका एम कुछ और है, टारगेट कुछ और है, परंतु बीच रास्ते में क्या करने लग गए, अलग अलग फालतू की चीजों के ऊपर नोट बनाने लग गए, यानी कि जो टारगेट है उस टारगेट से भटक गए हैं और टारगेट के अलावा दूसरी चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और उन पे इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, या खरीद रहा बेचने का मतलब दुनिया में धन दौलत पैसा बिजनेस में क्या चल रहा है, लोग कैसे अच्छे बुरे, मतलब देखो जब आपका टारगेट आपके सामने है तो आपको बिना डरे उस टारगेट की तरफ, बिना ध्यान भटकाए उस टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि आप ये ध्यान दें कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग क्या दुनिया में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कितना बुरा है, कौन कितना अच्छा है। आपको सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस होना चाहिए, इन चीजों पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज, अब आगे आगे राइटर बोल रहे हैं, तभी आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि डिफरेंसेस अरोज, हमारे बीच में मतभेद होना शुरू हो गए। डिफरेंसेस अरोज, मतभेद पैदा हो गए, ठीक है। मतभेद ऑन हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट पैच, और मतभेद किस पर हुए, इस चीज पर हुए कि हमारे रास्ते में आ गया एक डेजर्ट का हिस्सा, रेगिस्तान का हिस्सा आ गया, कि इस रेगिस्तान के हिस्से को, इस पैच को हमें कैसे क्रॉस करना चाहिए, इस बात पे हमें मतभेद हो गए। अब ये डेजर्ट क्या है, डेजर्ट है लाइफ की एक प्रॉब्लम, ये भी मेटाफर है प्रॉब्लम के लिए। ये कोई प्रॉब्लम या कोई हर्डल आ गई है रास्ते में, क्या आ गई है, हर्डल, कोई प्रॉब्लम या हर्डल आ गई है, उसको क्रॉस करने पर डिस्कशन होने लगा और इसमें उनके बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गए। ये मेटाफर है यार, ध्यान रखना, ठीक है। डेजर्ट इज ए मेटाफर है, ठीक है। अब इसी मतभेद के बीच में क्या हुआ, वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। हमने इसी दौरान क्या कर दिया, वी लॉस्ट अ फ्रेंड, हमने एक मित्र खो दिया, हुज स्टाइलिश प्रोज वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, जो इतने अच्छी तरीके से प्रोज यानी कह सकते हैं गद्य लिखा करता था, वो प्रोज राइटिंग करने में बहुत ही माहिर था, और वो हमसे सबसे बेस्ट था इस चीज में। हमारे पूरे बैच, हम सब लोगों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे बेस्ट था वो प्रोज राइटिंग में, वो हमने खो दिया। कहने का मतलब वो व्यक्ति मतभेद की वजह से इनको छोड़ के चला गया। यहाँ पे स्टाइलिश प्रोज लिखने वाला, यहाँ कह सकते हो कि बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो काफी इंटेलिजेंट था, प्रोज लिख पा रहा है मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल पावर काफी होगी, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने इनका साथ छोड़ दिया बेसिकली, देखो, और वो चला गया, तो इन्होंने उस अपने ग्रुप से मतलब एक व्यक्ति खो दिया जो कि ऐसा व्यक्ति था, इनका एक बढ़िया फ्रेंड था और बहुत बढ़िया प्रोज लिखता था, कहने का मतलब बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रो, अब हमारे ऊपर एक परछाई गिर गई है और वो परछाई बड़ी होती जा रही है। कहने का मतलब है इनके ऊपर अब संकट आना स्टार्ट हो गए हैं। शैडो का यहाँ मतलब है
एक तरीके से कि भाई इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, इनमें मतभेद पैदा हो गए, तो अब इनकी जो सारी की सारी बोल सकते हो एक्साइटमेंट था, मोटिवेशन था ना, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और ये किसमें जकड़ गए हैं, शैडो में जकड़ गए हैं। इनको आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, इनके ऊपर काली परछाई पड़ गई है। काली परछाई यानी इनके ऊपर बेसिकली कह सकते हो आप चीजों पे डाउट करना, ठीक है, और ये समझ में नहीं आना कि अब आगे क्या करना है। इस तरह की परछाई, संकटों की परछाई इनके ऊपर पड़ गई और उस संकटों की परछाई बड़ी होती गई। अनदर फेज वाज रीच्ड। अब हम अगले पड़ाव पे पहुंच गए। अब अगले पड़ाव पे पहुंचे तो क्या हुआ, व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड, तो हमारे ऊपर दोहरा अटैक हुआ, डबल अटैक हुआ। अगले पड़ाव पे हमारे ऊपर क्या हुआ, दोहरा अटैक हुआ, ट्वाइस अटैक। अब देखो इस दो लाइनों में गौर करोगे, वॉज वे, वैन वे, वी वे, वर वे, ठीक है। वे साउंड का रिपीटिशन लगातार हो रहा है, ये है एलिट्रेशन। वे साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन आवाज, जो व्यंजन की साउंड होती है ना उसकी, ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन लगातार हो तो फिर क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन रेगुलरली होने पर एलिट्रेशन क्या होता है। अब हुआ ये कि अगले फेज पर हम जब पहुंचे तो हमारे ऊपर डबल अटैक हुआ, एंड लॉस्ट आवर वे, और हम अपना रास्ता भूल गए, खो दिया हमने, मतलब रास्ता, हम रास्ते से भटक गए। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। तभी हमारे ग्रुप में से एक पूरा ग्रुप, एक हिस्सा, एक सेक्शन, एक वर्ग, हमारे ग्रुप में से एक वर्ग ऐसा भी था जिसने अपनी आजादी चाही। उसने मतलब ये क्या चाहा कि हम अब ग्रुप को छोड़ के जाना चाहते हैं, हमको मुक्त करो भाई, हमारा हमको मतलब फ्री करो इस मुसीबत से, हमें अब तुम लोगों के साथ में और आगे नहीं बढ़ना है। एक सेक्शन ने अपनी लिबर्टी चाही और उसने ग्रुप छोड़ने की इच्छा जताई, ठीक है। आई ट्राई टू प्रे। अब मैंने उनको मनाने की कोशिश करी, मैंने उनसे प्रार्थना करी, पोइट बोल रहे हैं, मैंने उनको मनाने की कोशिश करी। आवर लीडर सेड ही स्मेल्ड द सी। तभी हमारे लीडर ने कहा कि भाई मुझे तो क्या हो रहा है, मुझे तो समुद्र की खुशबू आ रही है। अब क्योंकि इनके सामने एक्चुअल में क्या मुसीबत आई थी, इनके डेजर्ट क्रॉस करने की मुसीबत आई थी। अब डेजर्ट क्रॉस करने का मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, डेजर्ट के रूप में एक प्रॉब्लम बता दी। डेजर्ट तो सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को क्रॉस करने पे इनमें मतभेद होने लग गए साथ में, और एक ग्रुप ने छोड़ के जाने की बात कही, ठीक है। डबल अटैक हो गए। डबल अटैक क्या हुआ, ट्वाइस अटैक ये हुआ कि एक तरफ तो भैया एक ग्रुप ने छोड़ने की बात कह दी कि हमको तो माफ करो, अब हम छोड़ के जाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और देखा जाए तो दूसरी चीज ये कि ये रास्ता भी भटक गए, यानी उस प्रॉब्लम को कैसे पार पानी है इनको वो समझ में भी नहीं आया, ये गलत रास्ते पे चल दिए, और साथ में इनमें मतभेद भी हो गए, ये डबल अटैक हो गया इनके ऊपर, ठीक है। तभी एक लीडर ने कहा कि मुझे तो किसकी, समुद्र की खुशबू आ रही है, स्मेल्ट द सी। अब समुद्र की खुशबू आने का मतलब देखो, समुद्र का क्या है, जब आप डेजर्ट में फंसे हुए हो तो समुद्र आपके लिए राहत की चीज है कि बस डेजर्ट अब खत्म होने वाला है, समुद्र आगे मतलब डेजर्ट खत्म होने वाला है। बोलते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि आपने ऐसे मूवीज प्रोग्राम देखे होंगे, कोई लोग जंगल में भटक जाते हैं, बस सॉरी मतलब डेजर्ट, इसमें रेगिस्तान भटक जाते हैं, तो उनको मिराज नजर आते हैं, मतलब इस तरह के नजारे नजर आते हैं कि भाई मुझे पानी की झील दिखाई दे रही है, परंतु वहां होती नहीं है ना, वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, ठीक है। इस तरीके से बोलो कि एक लीडर है और प्रॉब्लम में से फंस चुके हैं, उनमें से जो लीडर है ना उसने बोला है कि भाई उसे तो अब समुद्र की खुशबू आ रही है। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट। अब सब साथ में चलने लगे, फिर हमने नोटिस किया कि भाई जैसे हम आगे बढ़े कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, समुद्र की खुशबू आ रही है, लीडर ने कहा, परंतु आगे कुछ नहीं था। नोटिस्ड नथिंग। नाउ नाउ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दोबारा से एलिट्रेशन है। नया साउंड क्या है, एक व्यंजन साउंड है, इट्स ए कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर दोबारा से एलिट्रेशन है, ठीक है। वी नोटिस्ड नथिंग, इसमें साथ में एक चीज और है, नोटिस्ड नथिंग में नए साउंड की तुरंत बाद क्या है, वोवल साउंड बदल गई है। नए के बाद में क्या आ रहा है, नोटिस्ड में नो, ओ आ रहा है, और इसमें नथिंग में ने, नथिंग ने, ए आ रहा है। इसमें ओ है और इसमें ए है, तो ये वोवल साउंड बदल गई, तो इसमें कॉन्सोनेंस भी है। क्या है, कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है, ठीक है। कॉन्सोनेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो ऐसा होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग के अलावा कहीं पर भी आ रही हो, बीच में एंड में कहीं पर भी आती हो, तो वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो एलिट्रेशन कहलाएगा, परंतु वर्ड के बीच में पीछे और जगह कहीं पर आएगी तो वो कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंस कहलाता है,
अगर कॉन्सोनेंट साउंड कहीं और आती है तो बीच में पीछे तो कॉन्सोनेंस कहलाता है, ठीक है। परंतु कॉन्सोनेंस ऐसे भी होता है कि भाई वर्ड की स्टार्टिंग में तो कॉन्सोनेंट साउंड है, परंतु उसके तुरंत बाद में वोवल साउंड अगर बदल जाए, चेंज हो जाए, तो वो भी कॉन्सोनेंस कहलाता है, ठीक है। एलिटेशन में हम वोवल साउंड चेंज नहीं करते, उसमें सिर्फ पहला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड ही देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बस वहीं चेक करके रुक जाते हैं एलिट्रेशन में। तो पर ये स्पेशल जो केस होता है ना कॉन्सोनेंट्स का, इसमें ऐसा होता है कि पहला साउंड तो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, उसके तुरंत बाद वोवल साउंड भी चेक करते हैं क्या वो सेम है कि चेंज हो गई है। देखो, तो वी नोटिस नथिंग एज वी वांट, तो हम आगे बढ़े तो हमें कुछ नहीं मिला। वी वेंट, यहाँ भी वी वेंट, वे अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, अब क्या हो गया, हम कैसे हो गए, हम भाई लड़खड़ाते हुए भटकते हुए वो भीड़ हो गई जिसके सामने अब बहुत कम उम्मीद बची हुई थी। स्ट्रैगलिंग क्लाउड ऑफ लिटिल होप, अब हमारे सामने उम्मीद बहुत, क्योंकि देखो हमारे लीडर ने बोला, उसको भ्रम हुआ कि मुझे तो समुद्री खुशबू आ रही है। ऐसे भ्रम कब होते हैं, जब हम मुसीबत में बहुत बुरी तरह जकड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता कैसे बाहर निकलना है। तब हम अक्सर क्या होते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं और उस प्रॉब्लम से मतलब हमको भागने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेंगे, हाँ मुझे तो पक्का पता यकीन है, बिल्कुल दिल को फालतू में तसल्ली देंगे, हाँ पक्का अब वैसे होगा, ऐसे करना चाहिए। वहां जाएंगे वो मतलब उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हम तो गलत बढ़ लिया आगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। इसी तरीके से इमेज क्रिएट की गई है कि जैसे डेजर्ट में फंस गए और समुद्र की खुशबू आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो, इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, सम वर ब्रोकन, सम merely bent। अब इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, हम उस चीज को इग्नोर कर रहे थे कि जो बिजली कड़क रही है इसका मतलब क्या है। बिजली कड़कना ये अगेन क्या है, प्रॉब्लम की बात है कि जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर आके गिरी है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, एक्चुअल में हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसका असलियत में मतलब क्या है। हम लोग एक्चुअल में क्या थे, हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी, हम डिप्राइव्ड, हम इन चीजों से रहित हो गए। किन से रहित हो गए, हमारे पास कॉमन नीड, आम जो जरूरत है ना वैसी खत्म हो गई। हमारे पास साबुन नहीं बचा, सोप, हमारे पास मतलब ऐसी चीजें खत्म हो गई। ये आम नीड, कॉमन नीड जो होती है ना लाइफ में, ये हमारे पास खत्म हो गई। अब यहाँ साबुन क्या है, साबुन एक्चुअल में क्या है, साबुन एक आम जरूरत की चीज है, ठीक है। तो लाइफ में जब हम किसी काम की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हमारे पास में ऐसी चीजों की कमी हो जाती है जो एक लाइफ को जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल पैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल मतलब रोटी कपड़ा मकान, यही बेसिक चीजें। तो ऐसी बेसिक चीजें हमको अक्सर हमारे लक्ष्य की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमको रोकती हैं। जब उनकी कमी हो जाती है तो हम अपने लक्ष्य की तरफ से ध्यान भटका लेते हैं, हमारा उधर ध्यान नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता। जब जीवन में रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट ही आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो और आप उस टारगेट की तरफ उतने कंसंट्रेशन से आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो वही चीज यहाँ पे सोप, सोप एक मेटाफर है, अगेन बेसिक नीड, लाइफ की बेसिक जरूरतों के लिए एक मेटाफर है। तो देखो, हमारे पास लाइफ की बेसिक नेसेसिटी सोप जैसी चीज खत्म हो गई, सम वर ब्रोकन, अब हमारे कुछ साथी तो टूट चुके थे पूरी तरीके से, एंड सम नियरली बेंट, और कुछ झुक चुके थे, यानी बेसिकली वो थक गए थे, हार गए थे, उन्होंने एक तरीके से हार मान ली थी कि अब हमसे आगे ये नहीं हो पाए। When finally we reach the place, और जब आखिरकार उस जगह पे पहुंचे जहां हम जाना चाह रहे थे, ठीक है। When finally we reach the place we hardly know why we were there, तो हमें बामुश्किल ये पता था कि हमें यहाँ आए क्यों हैं, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें यहाँ जगह पे आए क्यों हैं, इस जगह पे हम क्यों आए हैं। यानी जब हम उस जगह पे पहुंच गए, हम अपने टारगेट पे पहुंच गए, तब हम ये सोच रहे हैं कि हम क्यों आए यहाँ पे। देखो, वी, वाई, वी, वर, वह साउंड का दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन अगेन, ठीक है। ये भी एलिट्रेशन है, वर्ड का स्टार्टिंग क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, अब हम भूल गए कि हम क्यों आए, हमने यात्रा क्यों शुरू करी थी। ट्रिप, इस पूरी यात्रा ने क्या कर दिया, हर चेहरे को डार्क कर दिया है। डार्कन्ड का मतलब है होपलेस कर दिया है, निराश बना दिया है, जीवन के प्रति उदासीन बना दिया है, ठीक है। आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, हम सोचने लगे कि जो काम हमने किए इस पूरी यात्रा में, या इस यात्रा को पूरा करके हमने जो काम किया है, ये काम ना तो महान है ना ही ये रेयर है। यानी ना तो ये कोई ऐसा बड़ा काम है कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली हो, और ना ही ये रेयर है, और ना ही ये काम इस तरह का है कि ये किसी ने आज तक किया ही ना हो, हम ही ने सबसे पहले किया है, ऐसा भी नहीं है, पहले भी लोग कर चुके हैं इस तरह का काम। तो जो भी कार्य है वो कार्य ना तो महान था और ना ही वो रेयर था, ना ही वो सबसे हटकर था,
Home is where we have to gather grace. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस पोएम. इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई. ठीक है, कि होम पूरा सार है इसमें इस पोएम का, कि होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस. कि घर वो जगह है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हैं लाइफ. देखो इस पोएम की बहुत मीनिंग है, कई सारे मीनिंग निकल जाएंगे. ठीक है, पोइट यहाँ पे लाइफ की बात भी कर रहा है. मैं एंड की मीनिंग बताऊंगा, अभी आऊंगा वापस. मैं बता दूं कि पोइट यहाँ पे जीवन की बात कर रहा है, कि जीवन जब हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, बचपन में, जब हम बड़े हो रहे हैं, जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड बहुत एक्साइटेड होते हैं, हाँ मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये अचीव कर लूंगा, वो कर लूंगा, धनवान बनूंगा, नाम कमाऊंगा, फलाना ढिकाना सब चीजें. लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, 25 साल के हुए, 30 साल के, 35 साल के हुए, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, शादी हो जाती है, घर बार घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी, और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम आएगी, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में. अगर किसी कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी. उन प्रॉब्लम्स को फेस करने जब हम बैठेंगे, तो हम उस टारगेट से भटक जाएंगे, हम लाइफ में आगे करना क्या चाहते हैं. आपने गोल सेट किया लाइफ में, और आप उस गोल से भटकना स्टार्ट हो जाते हो इन प्रॉब्लम्स को देखकर. ठीक है, फिर क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और आप लाइफ से बिल्कुल निराश जाते हो, टूट जाते हो. लाइफ के जब एंड में पहुंचते हो, बुढ़ापे में, तो आप कैसे हो चुके हो, आप लाइफ से बिल्कुल परेशान, होपलेस हो चुके हो, और आपको ये फील होता है, आप उस टारगेट तक भी पहुंच जाते हो बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते, परंतु आप क्या महसूस करते हो, आप महसूस करते हो, मैंने इतनी मारा मारी करी, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी, इतना कुछ किया इस चीज के लिए, इस टारगेट के लिए. आप उस टारगेट की वैल्यू ही भूल चुके हो. आपको अब वो टारगेट बहुत ही नॉर्मल सा नजर आ रहा है, वो आपको लगता है कि आपने अब अचीव कर लिया ना. देखो देखो बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है, जब तक चीज आपको मिलती नहीं है ना, आप उसके लिए एक तरीके से, आपके लिए वो स्पेशल है. जब वो मिल जाती है ना, तो आपके लिए बहुत कॉमन चीज हो जाती है वो. बहुत बार होता है ना, कि आपको चाहिए भी कार चाहिए, जब तक कार घर में नहीं आई, तो कार आपके लिए बहुत बड़ा सपना है, कार आ गई तो आपके लिए कार बहुत नॉर्मल चीज हो गई. अब आपको बहुत बड़ी कोई और चीज चाहिए भाई. अब तो कार नहीं, कार पहले सिंपल कार थी, अब तो भाई मर्सिडीज चाहिए. तो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो चीज इंसान अचीव कर लेता है वो उसके लिए बहुत कॉमन हो जाती है. बस वही, कि बुढ़ापे में आते आते लाइफ का जो एंड है, उस जर्नी का, हमारे जीवन की जर्नी का जो एंड आता है, तो हमने देखा कि हमने जो ये टारगेट सेट किया था, हमने जो चीज अचीव करी थी, ये तो कोई खास नहीं है यार, तो कोई बहुत बड़ी चीज अचीव नहीं करी हमने, ये तो बहुत ही कॉमन सी है, तो बहुत से लोगों ने इसे अचीव कर रखा है, इसमें तो कुछ स्पेशल भी नहीं है. मतलब हमने जो टारगेट सेट किया, वो टारगेट अचीव हो गया, परंतु अचीव होने के बाद में हमें क्या फील होता है, कि ये तो कोई खास चीज नहीं है. वो खास क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है, इसलिए अब हमारे लिए कुछ कुछ भी स्पेशल हमको उसमें नहीं लग रहा है. तो देखो ये लाइफ की जर्नी को शो करता है. ठीक है, इसे आप, अब देखो, और आखिरी चीज क्या है, होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस. कि आप लाइफ में इतना भागम भाग करते हो, इतना मारा मारी करते हो, जबकि अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओ अपने जीवन की, और अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ में रहो, उनकी सेवा करो, उनकी हेल्प करो, उनका प्यार प्राप्त करो, उनको प्यार दो, तो भी आपकी लाइफ बहुत सही ढंग से गुजर सकती है. क्योंकि सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है. क्योंकि घर में ये बोल रहे थे, वो दुनियादारी घर है ना, वो सेटिस्फेक्शन का एक तरीके से सिंबल है. घर में रह के आप लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ में रह के, अगर आप अपने लाइफ के एम्स को अचीव करने की कोशिश करते हो, उनके साथ के साथ, मतलब उनके साथ को लेके, तो आपको परिवार का साथ भी मिलेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत भी मिलेगी, प्लस आप अपना टारगेट भी अचीव कर पाओगे. यानी कि घर में रहते हुए भी आप सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हो लाइफ में. तो ये एक्चुअल में ये बोल रहा है कि होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस. कि घर, हमको पूरी दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, घर ही पर्याप्त है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए. इसके लिए कोई आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है. होम इज इनफ, घर ही काफी है. एक तो चीज ये बोलना चाह रहा है. दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है इसका, कि भाई जैसे अगर आप इस पूरी पोएम को एक पिलग्रिमेज के हिसाब से देखो, आप इसे देखो कि भाई मैं एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आप किसी गॉड के दर्शन करने जा रहे हो, वहां दर्शन करके आते बोलते यार कुछ भी स्पेशल नहीं है, भगवान की एक मूर्ति तो है ना, इतना परेशान हो के यहाँ तक पहुंचे, मजा नहीं आया, है ना. जबकि बड़े बूढ़े पहले की हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, उनमें लिखा है कि गॉड तो हमारे अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है. यानी वो आपने इस शरीर रूपी घर में ही निवास करता है. तो बेसिकली हमको जगह जगह मंदिर, मस्जिद या फिर गिरजाघर या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो गॉड को हमारे अंदर ही खोजना है. तो यही इस घर में ही, मतलब उसको खोजना है, इस घर में ही गॉड की कृपा बसी हुई है.
तो बेसिकली इसका मीनिंग ये भी निकलता है। इसके कई मल्टीपल मीनिंग निकाल सकते हैं लोग अलग अलग तरीके से। तो ये बड़ी ही मतलब सिंबॉलिक पोयम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप भी शायद कुछ ना कुछ और मीनिंग इसका निकाल लोगे। निकाल पाओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर हमको ये मीनिंग भी लगता है इसका। देखो, अगर मीनिंग को आप जस्टिफाई कर पाओ ना, तो सारे मीनिंग सही है। कोई मीनिंग गलत नहीं होता। पोएट्री का यही स्पेशलिटी, लिटरेचर की यही स्पेशलिटी है कि भाई अगर आपने इंटरप्रिटेशन किया, आपने कोई अर्थ निकाला है, तो आपका अर्थ अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो तो आपके सारे अर्थ सही है। ठीक है? अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो अर्थ अनर्थ है। ठीक है? तो ये अपनी पोयम हो गई है। लाइफ की जर्नी भी हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, लाइफ की नॉर्मल एक गोल्स भी हो सकते हैं, लाइफ की नॉर्मल एम्स भी हो सकते हैं। एक बहुत बेसिक एग्जांपल तो मैं ऐसे एक और देता हूँ, चलो खत्म करने से पहले वीडियो। आपने कोई कंपटीशन एग्जाम का टारगेट किया, फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है। आईएएस बनना है तो भैया अब आप बड़े एक्साइटेड हो कि भाई आईएएस बनना है, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, वो मिलेगा, फलाना ठिकाना, इतनी पावर मिलेगी, इतनी सम्मान मिलेगा, इतनी इज्जत मिलेगी। आप बड़े एक्साइटेड हो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, शुरू में बड़ा आप बड़ा जोश है आपके अंदर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सब समझ लेंगे। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सारी प्रॉब्लम को झेल रहे हो, और आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि आप एक बार फेल हो गए एग्जाम में, एक अटेम्प्ट आपने दे लिया, आप फेल हो गए, आप दूसरा अटेम्प्ट दे लिया, आपने फेल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा अब मैं ये क्या गलती कर रहा हूँ, आपको अपनी मिस्टेक समझ नहीं आ रही, आपके सामने एक से बढ़कर एक समस्या है, कभी प्री नहीं निकल रहा, कभी मेंस नहीं निकल रहा, कभी इंटरव्यू नहीं निकल रहा, कभी इस जगह फेल हो रहे हो, कभी वहां फेल हो रहे हो, कभी जीएस का पेपर फेल हो रहे हो, कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर में फेल हो रहे हो, जगह जगह कभी इसमें नंबर कम आ रहे हैं, कभी इसमें नंबर, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो और आप एकदम टूट जाते हो। आप बोलते हो मैंने तो साल की अपनी जिंदगी 5 साल बर्बाद कर दी, 6 साल बर्बाद कर दी, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, मेरी कहीं और जॉब भी नहीं लगी है, और आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो। फिर क्या होता है कि आपने और टाइम बिता दिया, सारे अटेम्प्ट यूज कर लिए, मान लो फाइनल अटेम्प्ट में आप पास भी हो गए। जब पास जाते हो और आप आईएएस बन जाते हो, उस ऑफिस में जाते हो, कुछ दिन नौकरी करते हो, फिर आप देखते हो यार इस नौकरी में इतना स्पेशल क्या है, कमबख्त इसके लिए इतना टाइम वेस्ट किया, इतने साल बर्बाद किए, और इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए लोग मरे जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब आपको मिल गई है ना, तो अब मिलने के बाद में आपके लिए बहुत कॉमन चीज हो गई है। यही चीज है, तो मतलब यही ये एक जो मैंने ये मेरा पहला इंटरप्रिटेशन, मैं पहला अर्थ इस पोएम का यही निकालूंगा जो मैंने बताया है कि ये जो आपकी लाइफ की जर्नी हो या आपका कोई टारगेट हो, उसकी तरह आप बढ़ते हो तो क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम फेस करने पे क्या होता है, फिर एंड में मिल जाता है, फिर क्या होता है, और दूसरा तो और भी क्या मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी पोएम है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है बच्चों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।